हेलो पीपल, वेलकम बैक टू हर्ष आर्काइव्स। और आज की कहानी सुनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज की कहानी कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो कि करेज और सर्वाइवल से भरी हुई है। कभी कभी रियलिटी किसी भी हॉरर फिल्म से ज़्यादा अनबिलीवेबल लगने लगती है। ये कहानी है उन 4 बच्चों की जिन्होंने अमेजोन रेन फॉरेस्ट जैसे खतरनाक जंगल में सर्वाइव किया और जिंदा भी बच गए। पर कैसे? 1 मई 2023, कोलंबिया, अमेज़न रीजन। एक छोटा सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट एराराक्वारा से सैन होजे देल गुआवियारे की तरफ जा रहा था। प्लेन में टोटल 7 लोग थे। पायलट, एक इंडिजीनियस लीडर, बच्चों की माँ और उसके 4 बच्चे। सबसे बड़ी सिर्फ 13 साल की, सबसे छोटी सिर्फ 11 महीने की। इनिशियली फ़्लाइट बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन कुछ ही देर बाद पायलट ने इमरजेंसी डिक्लेयर की। एयरक्राफ्ट में इंजन प्रॉब्लम डेवलप हो चुकी थी। रेडियो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होने लगी। कंट्रोल टावर के साथ लास्ट कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ और उसके कुछ ही मिनट बाद सिग्नल कंप्लीटली डिसअपीयर हो गया। प्लेन रडार से गायब हो चुका था। उस मोमेंट पर किसी को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी और अमेज़न कोई नॉर्मल फॉरेस्ट नहीं है। यहाँ विजिबिलिटी इतनी कम होती है कि कभी कभी हेलीकॉप्टर भी ट्री कैनोपी के नीचे कुछ नहीं देख पाता। हर स्क्वायर किलोमीटर एक नया मेज जैसा लगता है। इसलिए रेस्क्यू टीम्स के सामने पहला चैलेंज क्रैश साइट ढूंढना था। लेकिन किसी को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्रैश के बाद जो होने वाला है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को हिस्ट्री के सबसे अनयूजुअल सर्च मिशंस में बदल देगा। क्योंकि कुछ दिन बाद जंगल के अंदर एक ऐसा क्लू मिलता है जो बताता है कि शायद प्लेन के पैसेंजर्स में से कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। अब यहाँ से ये स्टोरी सिर्फ एक प्लेन क्रैश की नहीं रह जाती है, ये बन जाती है ह्यूमन सर्वाइवल की सबसे अनबिलीवेबल केस फाइल्स में से एक। जब रेस्क्यू टीम्स फाइनली क्रैश साइट तक पहुंची तो उन्हें पहली नज़र में ही समझ आ गया इम्पैक्ट बहुत वायलेंट था। एयरक्राफ्ट लिटरली जंगल के डेंस कैनोपी को तोड़ते हुए नीचे गिरा था। प्लेन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था और 3 एडल्ट्स, पायलट, एक इंडिजीनियस कम्युनिटी लीडर और बच्चों की माँ मैगडेलेना मुकुटवी, क्रैश सरवाइव नहीं कर पाए। लेकिन फिर इन्वेस्टिगेटर्स ने एक ऐसी चीज़ नोटिस की जो पूरे ऑपरेशन की डायरेक्शन बदल देती है। क्रैश साइट पर सिर्फ बॉडीज़ ही नहीं थी, वहाँ छोटे छोटे फुटप्रिंट्स भी थे और वो फुटप्रिंट्स जंगल के अंदर जा रहे थे। इसका सिर्फ एक ही मतलब था, कम से कम कुछ बच्चे क्रैश के बाद जिंदा निकले थे। और इसी मोमेंट से सर्च ऑपरेशन ऑफिशियली एक रेस्क्यू मिशन बन गया। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन होप। हंड्रेड्स ऑफ कोलंबियन सोल्जर्स डिप्लॉय किए गए, लेकिन मिलिट्री को बहुत जल्दी एक प्रॉब्लम समझ आ गई। टेक्नोलॉजी अमेज़न के सामने ऑलमोस्ट यूजलेस थी। ड्रोन ऊपर से सिर्फ ग्रीन कैनोपी देख रहा था। हेलीकॉप्टर्स को नीचे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। जीपीएस भी कई जगह अनरिलायबल था और जंगल हर मिनट सर्च टीम को कंफ्यूज कर रहा था। इसी वजह से मिलिट्री ने एक अनयूजुअल डिसीजन लिया। उन्होंने लोकल इंडिजीनियस ट्रैकर्स को ऑपरेशन का हिस्सा बनाया। ये लोग जंगल को मैप से नहीं, मेमोरी से पढ़ते थे। हर ब्रोकन ब्रांच, हर फुटप्रिंट, हर लीफ मूवमेंट उनके लिए एक क्लू था। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये था, वो 4 बच्चे अभी तक जिंदा होंगे भी या नहीं। बिकॉज ऑफिशियली किसी ने उन्हें देखा नहीं था, सिर्फ कुछ इनडायरेक्ट क्लूज मिल रहे थे और हर क्लू होप को थोड़ा और जिंदा रखता था। एक दिन सर्च टीम को जंगल के अंदर कुछ फ्रूट्स के छिलके मिले। नॉर्मली ये कोई अनयूजुअल बात नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये फ्रूट्स रिसेंटली खाए गए थे और आसपास किसी एडल्ट के फुटप्रिंट्स नहीं थे, सिर्फ छोटे पैरों के निशान। सर्च एरिया और नैरो कर दिया गया। फिर एक और क्लू मिला, एक बेबी फीडिंग बॉटल, उसके कुछ दिन बाद एक यूज्ड डाइपर और फिर ब्रांचेस से बना हुआ एक टेम्पररी शेल्टर। अब किसी को डाउट नहीं था, बच्चे अभी भी जंगल के अंदर मूव कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन 4 बच्चों में सबसे बड़ी थी लेज़ली, सिर्फ 13 साल की, एज सिर्फ 13 थी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अडल्ट से भी ज़्यादा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लेज़ली को अपनी इंडिजीनियस होइतोतो कम्युनिटी की वजह से जंगल के बेसिक सर्वाइवल स्किल्स बचपन से सिखाए गए थे। कौन से फ्रूट्स खाए जा सकते हैं, कौन से पॉइजनस होते हैं, कौन सी जगह रात गुजारना कंपैरेटिवली सेफ होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट कब मूव करना है और कब रुकना है।
बाद में रेस्क्यूअर्स को पता चला कि क्रैश के बाद उनकी मां कुछ दिन तक जिंदा थी। उन्होंने अपने बच्चों को हिम्मत नहीं हारने दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने उनसे कहा था, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे फादर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उसके कुछ ही वक्त बाद उनकी इंजरीज की वजह से डेथ हो गई और उस मोमेंट के बाद जंगल में सिर्फ बच्चे थे, कोई एडल्ट नहीं, कोई गाइड नहीं, कोई हेल्प नहीं। अब इमेजिन कीजिए 13 साल की एक लड़की, 9 साल की एक छोटी बहन, 4 साल का एक छोटा भाई और 11 महीने की एक बेबी सिस्टर। दिन भर फूड ढूंढना, रात भर इंसेक्ट्स, स्नेक्स और प्रेडेटर्स के बीच सरवाइव करना और फिर भी बेबी को साथ लेकर कंटिन्यूअसली मूव करना। ये सिर्फ फिजिकल सर्वाइवल नहीं था, ये साइकोलॉजिकल सर्वाइवल भी था। लेकिन जंगल अभी तक अपना सबसे डेंजरस टेस्ट लेना बाकी था, क्योंकि रेस्क्यू टीम्स को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जिस एरिया में बच्चे चल रहे थे वही एरिया आर्म्ड रेबल ग्रुप्स की मूवमेंट के लिए भी नोन था। और इसी वजह से ऑपरेशन होप अब और भी रिस्की होने वाला था। अब तक मिलिट्री के पास सिर्फ क्लूज थे, फुटप्रिंट्स, खाए हुए फ्रूट्स, एक डाइपर, एक फीडिंग बॉटल और ब्रांचेस से बना हुआ टेम्पररी शेल्टर। ये सब प्रूव कर रहा था कि बच्चे जिंदा हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अमेज़न सिर्फ उन्हें हाइड नहीं कर रहा था, हर गुजरते दिन के साथ सर्च को और डिफिकल्ट बना रहा था। इस पॉइंट पर कोलंबियन मिलिट्री ने एक और अनयूजुअल स्ट्रैटेजी यूज़ की। उन्होंने हेलीकॉप्टर से जंगल के ऊपर लाउड स्पीकर्स लगाकर मैसेजेस चलाने शुरू किए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी, ये अनाउंसमेंट्स स्पेनिश में नहीं बल्कि बच्चों की इंडिजीनियस लैंग्वेज में रिकॉर्ड की गई थी। वॉइस थी उनकी ग्रैंड मदर की। मैसेज सिंपल था, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, एक ही जगह रहो, जंगल के अंदर और मत जाओ। मिलिट्री को उम्मीद थी कि अगर बच्चे ये मैसेज सुनेंगे तो शायद मूवमेंट कम कर देंगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन तक ये आवाज़ कभी पहुंच भी रही थी या नहीं। रिपोर्ट्स कंफर्म करती है कि रेस्क्यूअर्स ने फैमिली मेंबर्स के रिकॉर्डेड मैसेजेस हेलीकॉप्टर से ब्रॉडकास्ट किए थे। सर्च ऑपरेशन अब ऑलमोस्ट एक रेस बन चुका था। एक तरफ सोल्जर्स, दूसरी तरफ इंडिजीनियस ट्रैकर्स और तीसरी तरफ अमेज़न खुद। रोज़ नए फुटप्रिंट्स मिलते, लेकिन कुछ ही घंटों बाद हैवी रेन उन्हें मिटा देती। कभी रेस्क्यूअर्स सिर्फ कुछ 100 मीटर्स पीछे होते और बच्चे अननोइंगली आगे बढ़ चुके होते। ये लिटरली एक मूविंग टारगेट था। और फिर 9 जून 2023 क्रैश के एग्जैक्टली 40 दिन बाद एक निशान बिल्कुल नए थे। ट्रैकर ने बाकी टीम को सिग्नल दिया, सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कोई अननेसेसरी नॉइस नहीं, कोई शाउटिंग नहीं, सिर्फ कंप्लीट साइलेंस। और फिर जंगल के डेंस वेजिटेशन के बीच एक छोटी सी ओपनिंग नजर आई। वहाँ 4 बच्चे बैठे थे, जिंदा, थके हुए, वीक लेकिन जिंदा। रेस्क्यूअर्स ने बाद में बताया कि सबसे पहले उनकी नज़र लेज़ली पर पड़ी। उसके पास उसकी 9 साल की बहन सोलेनी थी, थोड़ा सा पीछे 4 साल का टीन नोरियल और सबसे छोटी सिर्फ 11 महीने की क्रिस्टिन नेरीमैन। 40 दिन बाद भी ये चारों एक साथ थे, किसी ने किसी को छोड़ा नहीं था। मिलिट्री की फर्स्ट रिएक्शन सेलिब्रेशन नहीं थी, रिलीफ था, क्योंकि ऑनेस्टली ऑपरेशन के इस स्टेज पर बहुत से लोगों ने होप लूज़ करनी शुरू कर दी थी। लेकिन ये 4 बच्चे स्टैटिस्टिक्स को कम्प्लीटली गलत प्रूव कर चुके थे। उन्हें इमीडिएटली मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए हेलीकॉप्टर से बोगोता भेजा गया। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि बच्चे सीवियरली माल नरिश्ड थे, बॉडी वेट काफ़ी कम हो चुका था, इंसेक्ट्स बाइट्स थे, डिहाइड्रेशन भी था, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो स्टेबल थे। बाद में इन्वेस्टिगेटर्स और फैमिली मेम्बर्स से जो डिटेल सामने आई, उन्होंने इस सर्वाइवल को और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्रैश के बाद लेज़ली ने अपने यंगर सिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट इमीडिएटली ले ली। उन्होंने एडिबल फ्रूट्स आइडेंटिफाई किए, टेम्पररी शेल्टर्स बनाए, बेबी क्रिस्टीन को प्रोटेक्ट किया और कंटिन्यूअसली सिबलिंग्स को साथ रखा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर लेज़ली को बचपन से इंडिजीनियस सर्वाइवल नॉलेज ना सिखाया गया होता तो शायद ये एंडिंग कम्प्लीटली अलग होती। लेकिन ऑनेस्टली इस स्टोरी का सबसे इमोशनल पार्ट रेस्क्यू नहीं है। सबसे इमोशनल पार्ट ये रियलाइजेशन है कि 13 साल की एक लड़की, जिस एज में बच्चे अपने स्कूल असाइनमेंट्स और एग्जाम्स के टेंशन लेते हैं, उसने दुनिया के सबसे खतरनाक रेन फॉरेस्ट में से अपने 2 छोटी सिस्टर्स और एक छोटे भाई की जान बचाई। विदाउट एनी एडल्ट, विदाउट फूड सप्लाईज, विदाउट मैप, विदाउट नोइंग कि कोई उन्हें ढूंढ भी रहा है। और शायद इसीलिए ये इंसिडेंट
सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं बना, ये इंडिजीनियस नॉलेज का भी प्रूफ बना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट इमेजेस, हेलीकॉप्टर्स, हंड्रेड्स ऑफ ट्रेन्ड सोल्जर्स सब मिल के भी उस जंगल को डिकोड नहीं कर पाए। लेकिन एक 13 साल की इंडिजीनियस गर्ल अपनी कम्युनिटी से सीखी हुई बेसिक सर्वाइवल स्किल्स की वजह से 40 दिन तक अपने सिबलिंग्स को जिंदा रख सकी। और शायद इसी वजह से इस केस को आज भी दुनिया अमेज़न मिरेकल के नाम से याद करती है, क्योंकि कभी कभी सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर पावर टेक्नोलॉजी नहीं होती, नॉलेज होती है। और इस बार वो नॉलेज एक 13 साल की लड़की के पास थी।